आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। बच्चे की पैदाइश से लेकर सालों साल घर वालों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी के बीच भागती दौड़ती माएं सुपर हीरोज होती हैं। वो सिर्फ अपना आराम ही नहीं बल्कि अपनी सेहत भी कुर्बान कर देती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि औरतें भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, खासकर 40 की उम्र के बाद। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निमी रस्तोगी। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू तरन्नुम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। आज बात करेंगे कि 40 की उम्र के बाद औरतें किस तरह से अपना ख्याल रखें, लेकिन एक बार हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी अपने साथ जोड़ते हैं। बहुत अच्छा मसला आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर निमी, जैसे आज बात करेंगे कि 40 की उम्र के बाद खासकर औरतें किस तरह से अपना ख्याल रखें, तो ये जो 40 की उम्र है वो इतनी अहम क्यों है? बहुत ही अच्छा मसला लिया आपने इस बार। होता यह है कि हर एक इंसान के शरीर में एक क्लॉक होती है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, और वो टिक करती रहती है। जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक आपकी वो क्लॉक टिक करती है। तो कुछ ऐसे पड़ाव होते हैं खासतौर पर स्त्रियों के, महिलाओं के शरीर में, जैसे 40 साल है या 50 है या मासिक धर्म बंद हो गया है, तो वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस दौरान बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन, चेंजेस शरीर में होते हैं। तो उस वक्त अगर जरा सा ख्याल रख लिया जाए तो आगे की जिंदगी आसान हो जाती है। जी, जैसे कि 40 की उम्र की बात कर रहे हैं और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की अगर बात करें तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है? आमतौर पर मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद होने का जो टाइम है वो 46 से 52 यानी 46 से 52 इयर्स है। तो मैं कहूँगी कि 40 साल तो खैर अर्ली है, बट बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं 40-41 साल के बाद। बॉडी स्लो होने लगती है, आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, आपकी यूट्रस, ओवरीज, उनके फंक्शंस में थोड़ी कमी आने लगती है। तो इस वजह से सबको तैयार रहना चाहिए उन परिवर्तनों को फेस करने के लिए, और उसकी वजह से जो शरीर में परिवर्तन होने वाले हैं उसके लिए ब्रेस अप या तैयारी करने के लिए। जी, जिस तरह से आपने बताया कि 40 की उम्र के बाद बहुत सारे बदलाव हमारे जिस्म में होते हैं, कई तरह के बदलाव होते हैं। तो आमतौर पर बात करूं तो कोई भी डॉक्टर के पास तभी जाता है जब कोई परेशानी होती है हेल्थ से रिलेटेड। तो अगर हम रेगुलर चेकअप्स की बात करें तो कब कब करवाने चाहिए और कितने जरूरी हैं ये चेकअप्स? तो जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, जानकारी बढ़ रही है, तो मैं कहूँगी कि 50 इज द न्यू 40, यानी कि जो लोग 40 साल की एज में थकान या शरीर में हल्का सा बुढ़ापे की आहट महसूस करते थे, वो 50 साल पे हो रहा है। अच्छा। लेकिन फिर भी 40 एक इम्पॉर्टेंट एज है, क्योंकि आपको एक रियलिटी चेक लेना है कि भाई आपकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, आपके परिवार में कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है जैसे शुगर है या थायराइड है या ब्लड प्रेशर है। तो अगर है तो फिर आप जल्दी से चेकअप कराइए। या फिर आपकी अपनी बेसिक हेल्थ शुरुआत से कैसे रही है, आपका वजन कितना है, आप ओबीस तो नहीं है, आपको कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब को पता करने का एक आसान सा तरीका है कि आप एनुअल स्क्रीनिंग या एनुअल हेल्थ चेकअप करा लें। कुछ होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो कम से कम अश्योरेंस हो जाएगी कि आप स्वस्थ हैं। जी, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार 40 के बाद हमारे जिस्म में बदलाव होते रहते हैं, तो क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो क्या हमें अपनी लाइफस्टाइल में या डाइट में किसी तरह का कोई बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, जैसे बोलते हैं कि यूथ जो होता है, यंग एज रेकलेस होती है, उसमें आप कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, देर से सोएं, ना सोएं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब थोड़ी बॉडी स्लो हो जाती है तो बॉडी आपको अपने आप ही इशारा दे देती है कि आप थोड़ा सा संभल जाइए, कि अब आप कम से कम 6-7 घंटे की नींद लीजिए, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स खाइए, वजन पर ध्यान दीजिए, शुगर लेवल्स थोड़े से कंट्रोल में रखिए, नमक पे थोड़ा एहतियात बरतिए। तो इसलिए एक यंग एज और एक 40 साल की बाद की एज की लाइफस्टाइल में, डाइट में ये सब थोड़ा फर्क तो होता है। जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि कैल्शियम और आयरन हमारे बॉडी में कम हो जाता है, विटामिन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो क्या ऐसा शामिल करें अपनी डाइट में कि ये सारी चीजों की कमी ना हो? क्या क्या खाएं?
तो जब तक मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता रहता है शरीर में हड्डियां मजबूत रहती हैं, पर जब वो धीरे धीरे बंद होने लगता है तो हड्डियों में से मिनरल्स और कैल्शियम घुलने शुरू हो जाते हैं। तो हड्डियां थोड़ी कमज़ोर होने लगती हैं। तो इससे पहले कि वो कमज़ोर हो 45-50 साल में, तो आप पहले से तैयारी कर लीजिए। आप विटामिन डी अपना ठीक से रखिए, बिकॉज विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम आप डाइट में खाइए, ज़रूरी नहीं आप सप्लीमेंट्स लें, टैबलेट्स को स्वॉलो करें। आप अपनी डाइट में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं कि क्योंकि आगे आपको पता नहीं क्या क्या तरह की बीमारियां, कैंसर या कुछ ऐसा ना हो जाए, इसके लिए अपने शरीर में अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट्स का एक स्टोर रखिए। और तमाम तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीज, कैल्शियम, कॉपर, ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पे नहीं ली जाती हैं, लेकिन अगर 40 साल की उम्र से पार हैं तो आप जैसे बादाम हैं, नट्स हैं, ये सब शामिल कीजिए अपनी डाइट में। और चेकअप कराएंगे तो पता चल ही जाएगा कि आपके शरीर में कहीं कोई कमी तो नहीं है। B12 जैसे एक इन न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये सब चेकअप के बाद आप पता कर सकते हैं। जी, आपने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट्स इनकी भी कमी हो जाती है और ये इस उम्र में ज़्यादा लेने चाहिए। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम खाने में शामिल कर सकते हैं? क्या खाएं? तो अगर आप गोली खाने के शौकीन हैं तो प्लीज़ बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट्स हैं, आप वो ले सकती हैं जिसमें बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप एहतियात के तौर पर सिर्फ डाइट पे डिपेंड रखना चाहती हैं तो 6 to 8 to 10 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अब ये क्या है, जैसे आप सपोज पूरे दिन में 24 घंटे में आपने कितने फल और कितने सब्जी खाए, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रही हूँ, क्वालिटी की बात कर रही हूँ। अगर आपने सपोज पालक पनीर खाया है तो दैट्स लाइक 1 ग्रीन। अगर आपने भिंडी की सब्जी खाई है दैट्स अनदर ग्रीन। आपने 8 बादाम खाए दैट्स अनदर सर्विंग ऑफ नट्स। तो आप बस काउंट करते रहिए कि क्या आज मेरे 8 से 10 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल से शुरुआत में इतना ही काफी होगा। यानी कि ये अगर कोई बाकायदा जिस तरह से आप बता रही हैं ये सारी चीजें करें और डाइट में इन चीजों को शामिल करें तो एक जैसे उम्र में बदलाव, 40 के बाद जो उम्र में बदलाव हो रहा है, कई सारी परेशानियां शुरू हो रही हैं, तो उससे काफी हद तक आसानी रहेगी। ये आपकी शील्ड होगी। आने वाले समय में जो बीमारियां आपको घेरने वाली हैं उसके अगेंस्ट ये आपका शील्ड होगा, ये आपका प्रोटेक्शन होगा। अगर आपके शरीर में ये चीजें हैं तो बीमारी आपके शरीर में घर नहीं करेगी। जी, अच्छा, एक बहुत ही आम चीज़ है कि सभी औरतों के साथ होता है शायद, क्योंकि 40 की उम्र के बाद जब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है तो खूबसूरती कम हो रही होती है, घर के भी काम उतने ही होते हैं, चिड़चिड़ापन है एक, तो क्योंकि परेशानियां सेहत को लेकर भी कई सारी चीजें शुरू हो रही होती है, तो एक चिड़चिड़ापन, एक स्ट्रेस होने लगता है। तो इस चीज को कैसे कम करें, क्या करें इसके लिए? तो एस्थेटिक्स है, जैसे स्किन की हेल्थ आपको करनी है वो अलग चीज है, स्ट्रेस है वो अलग चीज है। अब जैसे सन एक्सपोजर अगर जरूरत नहीं है तो अब क्यों बेकार में आप धूप में निकलती हैं, या आप सन ब्लॉक लगा के निकलिए, या आप 10 से 12-14 ग्लासेस पानी पीजिए और अपने स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं। मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगी, सबको पता होते हैं। लेकिन जहां तक स्ट्रेस का सवाल है तो स्ट्रेस आप समझ लीजिए कि साइलेंट किलर है। स्ट्रेस आपको होगा तो आपकी जितनी भी आप मेहनत कर रही हैं आपकी सेहत के लिए वो आधी अधूरी रहेगी, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से जो शरीर में परिवर्तन हो रहा है वो आपके सारे एफर्ट्स को कम कर देगा। तो कोशिश ये कीजिए कि अपनी जो एंग्जाइटी है उसको एड्रेस कीजिए कि किस वजह से हो रही है। अगर अनफाउंडेड है, बिना किसी कारण से है, तो फिर उसको हंसी में वो उड़ा दीजिए। लेकिन अगर वाकई कोई एंग्जाइटी का रीजन है तो उसको आप स्पेशलिस्ट के पास जा सकती हैं। नहीं तो जो जनरलाइज तरीके हैं जैसे योग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, वॉक्स, ये सब चीजें हैं जो स्ट्रेस के शुरुआती असर को काफी हद तक कम कर सकती हैं। जी, और भी बातें करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे स्किन के बारे में जी बताएं क्या पूछना है? मैम, स्किन के बारे में, मुझे स्किन पे थोड़े पिंपल जैसे निकल जाते हैं। आपको पिंपल्स की तरह निकले हुए हैं? यस मैम। जी,
वैसे आज तो हम बात कर रहे हैं कि 40 के बाद औरतें अपना ख्याल कैसे रखें, लेकिन फिर भी डॉक्टर निमी ये क्या कर सकते हैं? पिंपल्स की इनको शिकायत है। 40 साल के बाद स्किन की थोड़ी सी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाती है, न्यूट्रिशन स्किन का कम हो जाता है। तो पिंपल्स वैसे निकलते नहीं है 40 के बाद, बिकॉज हार्मोन्स की वजह से पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं और हार्मोन्स का असर तो वैसे ही कम होने लगता है। तो यंग एज में लड़कियों को ज़्यादा मुहासे निकलते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो प्लीज़ वो एड्रेस कीजिए कि ऑयली स्किन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, सन से प्रोटेक्शन करिए। कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं जिनको आप ले सकते हैं, लगाने की भी दवाइयाँ हैं। तो मेरे ख्याल से छोटी बात है एज कम्पेयर टू दी अदर थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग जो 40 साल के बाद हो सकती हैं, जैसे स्क्रीनिंग है। जी, स्क्रीनिंग बहुत जरूरी जी, वो बहुत जरूरी है और इसे हर किसी को करवाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि ये जो स्क्रीनिंग है ये बहुत अलग अलग तरह की होती है। तो कौन कौन सी औरतों को करवानी चाहिए और किस एज पे करवानी चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए? तो स्क्रीनिंग ये है कि आपको नहीं पता कि आपके शरीर में कोई बीमारी है या होने वाली है। तो उसमें हम 5-7 साल पहले से अगर हम स्क्रीनिंग कराना शुरू करें तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है या किसी और तरह की जैसे आई चेंजेस है, तो इन सब के आने से पहले के जो साइंस हैं वो हम स्क्रीनिंग से बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं और उसके बाद हम रिमीडियल एक्शन ले सकते हैं ताकि वो बीमारी हो ही ना। जी। तो अब जैसे पैप स्मीयर है, 40 साल तो जल्दी कहूंगी मैं, बट हाँ कहा जाता है कि 45 से 50 साल के बीच में हर 2 से 3 साल में एक बार जरूर पैप स्मीयर करा लेना चाहिए। आसान सा टेस्ट है, किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ क्या होता है, बहुत महंगा नहीं है, एक बार हो जाता है तो 2-3 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाती हैं। उसी तरह से मैमोग्राफी है, मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है, ये रेडियोलॉजिस्ट के यहाँ किया जाता है और इसको आप करा लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी आपको कि भाई अब ठीक हो। स्पेशली उन लोगों को जिनकी फैमिली में कैंसर रहा है, फीमेल रिलेटिव्स, चाहे वो माँ है, बहन है, चाची है या ब्लड रिलेशन में मासी है, बुआ है, उनको खास तौर पर अपने ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग जरूर करा लेनी चाहिए और थोड़ी अर्ली एज पे करा लेनी चाहिए। जी, यानी कि जो स्क्रीनिंग है हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा है, मेरी घरवाली है वो डायबिटिक पेशेंट है और वो सिर्फ 2 वक्त के चावल और 2 चाय लेती है, बहुत कमजोर है। अच्छा जी, अपना सवाल पूरा करें। हाँ, और उनको बहुत थकान होती है दिन में काम करते करते और बहुत कमजोरी महसूस करती है। क्या दे सकते हैं उनको? जी। बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को। जी, तो देखिए शुगर जो है वो एक अलग ही चीज है, वो तो यंग एज में भी हो सकती है। अगर उनके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है तो कमजोरी आना तो लाजमी है और भी बहुत सारे चेंजेस, डैमेजेस हो रहे हैं उनके शरीर में। सबसे पहले तो आप ये पक्का कर लीजिए कि उनकी शुगर, फास्टिंग शुगर 100 से नीचे और खाना खाने के बाद की 140 से 150 से नीचे रह रही है। और थकान का सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि शुगर है, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अनीमिया, कुछ भी हो सकता है। तो शुगर कंट्रोल करिए, करवाइए और साथ ही उनके कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करवाइए ताकि कोई और बीमारी ना हो। जिस तरह से ये बोल रहे थे कि वो काफी कमजोर हैं, वीकनेस फील करती हैं, दिन भर थकान उन्हें महसूस होती है, तो क्या कुछ खाने में उनके लिए ऐसा हो सकता है कि थोड़ी उन्हें ताकत दे अंदर से? हाँ, जस्ट मेक श्योर कि उनमें आयरन की कमी तो नहीं है, कैल्शियम, विटामिन B12, D3 इन चीज़ों की कमी तो नहीं है, बिकॉज इन्हीं चीज़ों से थोड़ी एनर्जी, स्फूर्ति आती है। लेकिन एक थकान जैसी चीज़ के लिए कुछ एक पर्टिकुलर डाइट देना एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम डिफ्यूज चीज़ हो जाएगी। पहले पता करवा लीजिए कि किस कारण से थकान रहती है। मोस्ट प्रॉब्ली शुगर से ही रहती होगी उनको, क्योंकि आपको पता ही है कि उनको डायग्नोज्ड शुगर है। तो शुगर को कंट्रोल करिए और फिर देखिए एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो मैम। जी, बताएं क्या सवाल है? मैम, मेरा स्किन मुझे खराब हो रही है, पिंपल्स जैसे निकल जाते हैं। पिंपल्स आपको निकल रहे हैं, आपकी उम्र क्या है? मैम मेरी 21। अच्छा, ये 21 साल के हैं और इन्हें पिंपल्स की शिकायत है, तो इनके लिए क्या हो सकता है? खाने में ऑयल थोड़ा कम कर दीजिए और कुछ दवाइयाँ ऐसी है, फेस को ज़्यादा बार पानी से धोइए
ताकि जो ऊपर से ऑयल आ रहा है वो ना हो। फेस पे बैक्टीरिया या जर्म्स नहीं आने चाहिए जिसकी वजह से पिंपल्स बढ़ जाते हैं। और माशाल्लाह बाकी तो जनरल सेहत का ख्याल रखिए जी, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम कि जो मेरी मिसेज है उनको पिगमेंटेशन, पूरा जो फेस है उनको सबको है पिगमेंटेशन। अच्छा, और उनकी उम्र क्या है? डॉक्टर के पास गया हूँ यहाँ पर, तो मान लीजिए यहाँ पर किसी जगह उसको फर्क नहीं हुआ है। अच्छा, उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है 34 ईयर। अच्छा, ठीक है। तो पिगमेंटेशन एक तरह की स्किन प्रॉब्लम होती है जिसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल होते हैं, बट आमतौर पर पिगमेंटेशन सन के एक्सपोजर से ज़्यादा होता है या बॉडी में इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसीज हैं तो उसकी वजह से होता है, अंडर आई बैग्स वगैरह हैं। तो पिगमेंटेशन के बारे में स्पेसिफिकली कुछ कहना मेरे ख्याल से ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा। पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स आती हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट के कंसल्टेशन से आप लगाएं। कई बार बहुत जल्दी फायदा होता है उन दवाइयों से। जी, एक कॉलर हमारे साथ इस दौरान और जुड़े हैं। हेलो मैडम, डॉक्टर साहब से बात कराना होगी? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम, आपकी बात हो रही है, आप सवाल पूछें। मेरे घुटनों में बहुत दर्द होती है, इसलिए मैं पूछना चाहता था। मेरे दोनों घुटनों में दर्द होती है, 10 साल से अभी ज्यादा दर्द होती है। घुटनों में आपके दर्द रहता है? हाँ जी। और आपकी उम्र क्या है? 65 65 इनकी उम्र है और घुटनों में इनके दर्द रहता है। तुमने नोटिस किया कि महिलाओं के फोन बिल्कुल नहीं आ रहे। सो जनाब, घुटनों का दर्द तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है। घुटनों की उम्र के साथ अगर आपका वजन ज़्यादा है या वैसे भी एज रिलेटेड चेंजेस घुटनों की हड्डियों में होते हैं, कैप्सूल में होते हैं, जिसकी वजह से दर्द होता है। इसके लिए आप अपने पाँव की मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं फिजियोथेरेपी से, या फिर ऑर्थोपीडिशियन के पास जाकर डायग्नोस कराकर आप घुटने रिप्लेस भी करा सकते हैं। जी, हम जरूर लेते रहें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं मुदस्सिर बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी हेलो जी, सवाल बताएं क्या सवाल है, और टीवी की आवाज बंद करें। हेलो, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम, जो मेरा बाल है ना वो ड्राई रहता है ज्यादा। एक खुशी आती है मेरे बाल में। अच्छा, और डैंड्रफ भी बहुत है, उसके लिए कुछ इलाज चाहिए। मैडम, जो मेरा बाल है तो स्कैल्प जो है वो चमड़ी का ही एक तरह का समझ लीजिए एक्सटेंशन है, और उसमें अगर ड्राइनेस रहती है, डैंड्रफ रहती है, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, बट इसका हमारे आज के सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। एंटी डैंड्रफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आती हैं, पहले आप अपनी चेकअप करा लें कि आपको कोई फंगस तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से तो नहीं आप नहाते हैं, या किसी बॉडी में और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो वहाँ पे है, तो आसान है उसका इलाज। जी, एक कॉलर हमारे साथ और लाइन पर है। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम, जो मेरे सर के बाल है वो झड़ते हैं, किस वजह से झड़ते हैं? अच्छा, 40 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम्स होती है कि बाल जल्दी झड़ते हैं, क्योंकि बाल की रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो सेम जो बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं जो बाकी के ऑर्गन्स पर असर डाल रही हैं, वो आपकी स्किन पे, आपकी स्कैल्प पे, यानी कि आपकी सर की जो है उस पर डालते हैं असर। तो ऐसे में थायराइड का चेकअप ज़रूर करा लें, एनीमिया देख लें कि आपको खून की कमी तो नहीं है, आपको बेसिक न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है, आप कोई बहुत हार्श केमिकल या शैम्पू तो इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, आपको अभी लंबी बीमारी तो नहीं हुई है कोई, या टाइफॉइड जैसे तो नहीं हुआ है। तो ये कुछ मोटे मोटे रीजंस हैं। बट हाँ, ये बात सही है, मेरे क्लिनिक में भी बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि भाई हमारी बहुत मोटी चोटी होती थी, लोगों को ज्यादा है जब हम यंग थे, और अब देखिए हमारे सारे बाल झड़ गए हैं। तो उनके लिए मेरे को ये कहना है कि जनरल हेल्थ के इंडिकेटर हैं। अगर आपकी जनरल हेल्थ अच्छी होगी तो आपके बाल और आपकी हेयर रूट्स भी स्ट्रांग होंगी। तो और इसमें कहीं ना कहीं डाइट का रोल भी होता है। एब्सोल्युटली, डाइट का बहुत ज्यादा रोल होता है, बिकॉज हेयर की रूट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सर्कुलेशन ऑफ दैट एरिया बहुत जरूरी है।
टेंशन का भी रोल होता है तरन्नुम। अच्छा, टेंशन की वजह से, और ये टेंशन जो है ये तो आजकल सभी को है। सभी को है। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। हेलो। हेलो, सलाम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरी मामा जो है उनको स्नोरिंग बहुत है। हाँ, और दूसरा सवाल मेरा है कि मुझे खुद नींद नहीं आती। आई एम 30 इयर्स ओल्ड। आपको खुद नींद नहीं आती है? तो पहले आपकी मामा की बात करते हैं। जी। तो स्नोरिंग ये है कि बढ़ती उम्र में कुछ टिश्यूज हैं जो फ्लोर ऑफ द माउथ है, जैसे पैलेट वगैरह, वो कम लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बड़ी उम्र के लोग ज्यादा स्नोरिंग करते हैं। और कई बार उनको स्लीप एपनिया भी हो जाता है। उनको जब वो सांस ले रहे हैं तो रात को उन्हें पता ही नहीं चलता, कुछ सेकंड के लिए उनकी सांस बंद हो जाती है या खराटे आते हैं। तो ये एक समस्या है, इसको इग्नोर न कीजिए। इसको एक ENT डॉक्टर को जल्दी से दिखाइए, चेकअप कराइए। वो आपको बता देंगे कि स्नोरिंग ये आम कारणों से हो रही है कि भाई आपकी फ्लोर ऑफ जो उसकी वजह कुछ और है, या फिर आपके ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं स्नोरिंग की वजह से, आपको स्लीप एपनिया की वजह से, स्लीप स्टडीज करा के। तो उसका इलाज है, सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है, रीअश्योरेंस भी है। तो उसके लिए जरूर और जरूर आप ENT यानी कि गला नाक और कान वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको जरूर दिखा दें एक बार। जी। और इनको खुद ये परेशानी है कि नींद बहुत कम आती है। नींद कम आना तो 36 रीजन से हो सकता है, बट हाँ, अगर आप सोते टाइम से पहले 4 से 6 घंटे पहले ज्यादा चाय कॉफी पी रही हैं, टीवी देख रही हैं, व्हाट्सएप कर रही हैं, या आपका ब्रेन स्टिमुलेटेड है, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको नींद देर से आएगी। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि सोते टाइम थोड़ी स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस कीजिए। एक ही टाइम पे आप सोने की आदत डालिए, टीवी वगैरह बंद कर दीजिए, फोन का ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, चाय कॉफी 4-6 घंटे पहले मत लीजिए, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए, नींद आ जाएगी आपको। जी। और कुछ और कॉलर्स हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं। हेलो। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए, हेलो। हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका? सर मैडम, मैंने इससे पहले भी आपको कॉल किया है। जी बताइए क्या सवाल है आपका? देखिए, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए, अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। किया था आपको। जी, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो। हेलो जी बताएं क्या सवाल है? जी, मेरे बाल गिर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। जी। हाँ, तो इस सिलसिले में मैंने आप कॉल। मेरे ख्याल से आपको पूरा प्रोग्राम एक बाल पे करना चाहिए। जरूर, आइंदा किसी हफ्ते इस पे जरूर हम बात करेंगे। बट थोड़ा सा मैं बता दूं, मेल पैटर्न बालनेस होती है जो कि मर्दों में कुछ हॉर्मोन्स से जुड़ी होती है जी। और ये जेनेटिक भी होती है। अगर फैमिली में होता है तो फिर आने वाली जनरेशन में भी होता है। तो इसके लिए अलग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। वो आपको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करेंगे, और अगर बहुत ज्यादा झड़ गए हैं तो उसके लिए कुछ सर्जरीज होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं वो, बट किया जा सकता है उसका इलाज। जी। एक कॉलर हमारे साथ और है फोन लाइन पर। हेलो। हेलो। जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे ये बताइए, बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है और इसके लिए सर्जरी जरूरी है क्या? जी, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। बार्थोलिन सिस्ट एक गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें एक सिस्ट होता है, गांठ होती है, उसमें दर्द तो नहीं होता लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और उसके लिए अगर आप सर्जरी करवा लें तो ही बेहतर है, क्योंकि आगे चल के ये तकलीफ दे सकता है। हालांकि ये कैंसर नहीं है या पॉलिप नहीं है, ये एक अलग तरह की एक छोटी सी समस्या है जिसका बहुत स्पेसिफिक इलाज है, और सर्जरी इसका परमानेंट इलाज है। जी डॉक्टर नेमी, हमारे पास असल में वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते ये जरूर पूछूंगी, क्योंकि ये जो 40 की उम्र है इसमें बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाती हैं। तो लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं, तो ये कितने सही और कितने गलत? बहुत शॉर्ट में आंसर चाहूंगी। मल्टीविटामिन्स आप ले लीजिए, लेकिन ज्यादातर रिलायंस आप अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर करिए। आप बस ये सोचिए कि 40 साल सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है, आगे आपको 30-40 साल बहुत अच्छे से जिंदगी व्यतीत करनी है। आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, आपका बायोलॉजिकल फंक्शंस ठीक ठाक हैं, तो अब आप अगले 40 साल 50 साल खूब अच्छे से पूरा सेहतमंद होकर जिए। इसके लिए अपने खान पान पर, अपने स्ट्रेस लेवल पर, एक्टिविटी पर, वेट पर, इन सब पर जरूर ध्यान रखिए। जी डॉक्टर नेमी, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।